Check out ASAP Law's books on judiciary and UPSC. Coupon code and details in description box. हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आज अयोध्या में एक बड़ा भव्य समारोह हुआ। प्रधानमंत्री जी पहले हनुमानगढ़ी मंदिर गए। मैंने आपको बाबरी सीरीज में बताया था कि ये झगड़ा हनुमानगढ़ी से शुरू हुआ था और उसके बाद वहाँ पर जाकर राम जन्मभूमि, राम मंदिर जहाँ बन रहा है, बाबरी मस्जिद जहाँ पे शहीद की गई थी, वहाँ पर शिलान्यास हुआ। बहुत अच्छी स्पीच प्रधानमंत्री ने दी। सही कहा उन्होंने कि भगवान राम जो हैं वो इंडिया का कल्चरल हेरिटेज हैं। सब लोग उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह याद करते हैं। बहुत व्यूअर्स ने ये भी कहा कि अब इस केस को बताने की क्या ज़रूरत है। देखिए, मैं लॉ का टीचर हूँ। लॉ में एक लीडिंग केसेस जो हैं 200 साल 300 साल पुराने, वो आज भी पढ़े जाते हैं। आज अगर हम इस केस को समझ लेंगे, और क्योंकि इस पे उतना डिस्कशन डिटेल नहीं आया, तो ये अच्छा रहेगा। आज मैं जो आपसे बात करूंगा इस एपिसोड में, आप देखेंगे वो ये है कि कैसे ये एक मस्जिद जो 400 सालों से मस्जिद थी, 1528 से, वो एक राम मंदिर में तब्दील हो गई। और जिस एक्शन से वो तब्दील हुई, उस एक्शन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने नवंबर के जजमेंट में क्या कहा है। अब तक आपको मैं बता चुका हूं कि तकरीबन 6 प्रोसीडिंग्स हुई हैं। सब के सब सिविल मैटर्स की तरह डील हुए हैं। उनमें बात मस्जिद के अंदर सेंट्रल डोम की नहीं हो रही, मस्जिद के बाहर चबूतरे के पोजेशन को लेके बात हो रही है, गो कि वो पोजेशन और ओनरशिप भी मानी नहीं जा रही है। अब ज़रा इसमें क्रिमिनलिटी का एलिमेंट आएगा, क्योंकि किसी भी मस्जिद में घुसना इल्लीगली ये एक क्राइम है। अब आप ज़रा समझ लीजिए इस बात को कि 1949 है और 23 दिसंबर है। पहले एक हवन होता है, 1 महीने तक चलता है, जिसमें ये कहा जाता है कि इस हवन के बाद राम चबूतरे से भगवान राम अंदर खुद चले जाएंगे। लेकिन भगवान राम इस तरह का मिरेकल नहीं करते, शायद उनको पसंद नहीं था इस तरीके से जाना। और फिर बाद में ये रात के अंधेरे में 22-23 दिसंबर को उनको अंदर ले जाया जाता है। ज़रा ये भी समझ लीजिए कि पॉलिटिक्स भी होने लगी है। जीबी पंत जो हैं सोशलिस्ट नरेंद्र देव को हरवाना चाहते हैं। जीबी पंत यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं और धर्म और राजनीति को मिलाकर पोलराइजेशन करने में वो भी काम कर रहे हैं। और आप ये सोचिए कि ये वाक़या हो रहा है, अभी 1 महीना नहीं हुआ है संविधान को एडॉप्ट किए। संविधान एडॉप्ट हुआ है 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। ये बात हो रही है 23 दिसंबर को। लोगों की फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, वो सब इसमें वायलेट हो रही है। और जो संविधान ने वादा किया है देश के नागरिकों से, वो नहीं हो रहा है। अब ज़रा आप इसमें समझ लीजिए कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है नायर, इसका बहुत पार्टिजन रोल है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मान ली है अपने जजमेंट में, मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने एसपी की जो वार्निंग्स थी कि यहाँ पे इस तरह का अटेम्प्ट हो सकता है कि फोर्सेबली बाहर से मूर्तियां अंदर रख दी जाएं, उसको इग्नोर किया। और ये नायर बाद में जाकर जनसंघ के टिकट पर लोकसभा का मेंबर बनेगा। अब जरा सा आप इस बात को भी समझ लीजिए कि ये जो लेटर डीवाईएसपी ने लिखा था, ये 29 नवंबर 1949 को लिख दिया था। और ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी रिकॉर्ड कर दिया है। मूर्तियां अंदर चली जाती हैं, ताला लगा दिया जाता है। अब नेहरू ये क्या चाहते हैं गोविंद बल्लभ पंत से कि भाई स्टेटस को एंटी रेस्टोर करो, मूर्तियों को वहां से निकालो। लेकिन गोविंद बल्लभ पंत भी ये नहीं करते। और वो अगर चाहते भी थे तो ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है नायर, ये इस एक्ट को इलीगल मानता है अपने लेटर में जो चीफ सेक्रेटरी को लिखता है। लेकिन ये कहता है कि भाई अगर ये हमने किया तो फिर हम मुसलमानों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये भी कहता है कि पूरी अयोध्या में मुझे कोई आदमी नहीं मिल रहा जो मूर्तियों को अंदर से बाहर ले जाएगा। अब फिर क्या होता है 29 दिसंबर 1949 को जो मजिस्ट्रेट हैं मार्कंडे सिंह, वो सीआरपीसी के सेक्शन 145 के तहत इस मस्जिद को अटैच कर लेते हैं। अब इसमें जो प्रोवाइजो 2 था वो ये कहता था कि कहीं पे अगर फोर्सफुल और रॉन्गफुल डिस्पोजेशन हुआ है
किसी के कब्जे से कोई चीज गलत तरीके से ले ली गई है तो उसमें कब्जा उसका माना जाएगा जिसको इलीगली पोजेशन से डिप्राइव किया गया। ये बात मजिस्ट्रेट ने अपने माइंड में नहीं रखी और बाद में यही ऑर्डर 5 जनवरी 1950 को जो है वो कंफर्म हो जाता है और एक्स पार्टी फिर ये ऑर्डर होता है। और आप ये देख लीजिए कि इस सारे मामले में फिर सिविल जज जो हैं वो ये कह देते हैं कि भाई अब ये तो जिस दिन सूट फाइल हुआ है उस दिन वहाँ पे मूर्तियाँ हैं, इसलिए मैं इन्हें चेंज नहीं कर सकता हूँ और मुसलमान कहीं और जाकर नमाज पढ़ लें। और वही बात फिर हाई कोर्ट में चली जाती है 26 अप्रैल 1955 को और वहाँ पे हाई कोर्ट ये नोट करती है कि लोअर कोर्ट को इस मामले में एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं करना चाहिए था। अब ज़रा सा आप ये समझ लीजिए कि इस पूरे मामले में जो यूपी की सरकार का अपना एफिडेविट है उसके पैरा 12 में भी वो ये कहते हैं कि भाई ये एक मॉस्क थी जिसका डेसिक्रेट किया गया, एफआईआर हो जाती है, एक पुलिस कांस्टेबल एफआईआर करता है। और फिर आप ये देखिए कि जो इस वक्त पार्टी है वो निर्मोही अखाड़ा है और निर्मोही अखाड़ा ये कह रहा है कि नहीं हम इस पोजीशन में हैं और इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ कि मूर्तियां चबूतरे से अंदर आई हुई हों। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी और सुन्नी वक्फ बोर्ड की और मुस्लिम पार्टीज की बात मान ली। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो निर्मोही अखाड़ा के गवाह हैं जो ये कहते हैं कि ऐसा कोई इलीगल एक्ट नहीं हुआ, वो मस्जिद का जो फिजिकल फीचर है वो भी नहीं बता पाए। जो उनमें से कह रहे हैं मैं अंदर सो रहा था, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का सुन लीजिए, पैरा 295 में पढ़ रहा हूं। It is impossible to accept this as a credible or trustworthy account. The statement of witnesses are replete with inconsistencies and contradictions. Underline कर लीजिए, inconsistencies and contradictions. The witnesses were unclear about the nature of parikrama route and the number of idols while giving the description of idols inside the disputed structure. फिर ये कहती है सुप्रीम कोर्ट के ओरल एविडेंस जो निर्मोही अखाड़े के विटनेसेस ने दी है वो इंडिकेट नहीं करती एनी कोजेंट, क्रेडिबल और ट्रस्टवर्दी अकाउंट ऑफ निर्मोही अखाड़ा बीइंग इन पोजेशन ऑफ इनर कोर्ट यार्ड और स्ट्रक्चर। ये पार्टी 1989 तक निर्मोही अखाड़ा है, ये अचानक फिर 1989 में रामलला पार्टी बन जाते हैं। और आप देखिए निर्मोही अखाड़ा जो है उसके विटनेसेस के बारे में कोर्ट कह रही है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। ओरल एविडेंस पे ये बात हो गई। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी ये एस्टेब्लिश नहीं करती कि निर्मोही अखाड़ा जो था वो इनर कोर्ट यार्ड के पोजेशन में था। अब कोर्ट करती है वो ट्रेवलर बाहर वाला जो तिफिन-लेथर है 1770 का, जिसने बेदी और क्रेडल का जिक्र किया जो प्लेस ऑफ बर्थ बताता है लॉर्ड राम का, उस पे कोर्ट ने ये कहा कि ये रेफरेंस ये नहीं इंडिकेट करता कि निर्मोही अखाड़ा जो है वो इनर कोर्टयार्ड के पोजेशन में था। बाद में इसी ट्रेवलर की बात को कोर्ट कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दे देती है। और फिर आप ये देख लीजिए कि इस सारे मामले में जो एविडेंस थी महंत बंसीधर दास की DW3/18 वो कोर्ट नहीं मानती है और कोर्ट पैरा 300 में कहती है अ केयरफुल स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स डज नॉट लीड टू कंक्लूजन रिलाइड अपॉन बाय निर्मोही अखाड़ा हैड एक्सक्लूसिव पोजेशन। ये सुधीर अग्रवाल हैं हाई कोर्ट के जज जिन्होंने ये कहा था कि निर्मोही अखाड़ा जो है अपना एक्सक्लूसिव पोजेशन साबित नहीं कर पाई। फिर जो पैरा 306 में बात आ रही है कि ये जो निर्मोही अखाड़ा का ओरल अकाउंट है कि ये मॉस्क नहीं थी, जन्मभूमि टेम्पल थी, ये इंस्पायर नहीं करता कॉन्फिडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से उनका इनर कोर्टयार्ड का पोजेशन साबित नहीं होता। और फिर ये लिख दिया कि कंट्रेरी टू द क्लेम ऑफ निर्मोही अखाड़ा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एस्टैब्लिश existence of mosque from 1934 to 1949। यानी हर आर्गुमेंट उनका रिजेक्ट हुआ। फिर नमाज के बारे में
कह दिया कि मुस्लिम्स वर बीइंग ऑब्स्ट्रक्टेड इन ऑफरिंग प्रेयर्स, एज अ रिजल्ट ऑफ विच बाय दिसंबर 1949 फ्राइडे प्रेयर्स अलोन वर हेल्ड। और वो सारा जिक्र और कम्युनिकेशन जो एसपी ने किया डीएम को, वो सब भी सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड कर दिया और अपने कंक्लूजन जो दिए हैं कोर्ट ने उनको अब जरा सा सुन लीजिए। पैरा 788 है जजमेंट का। नंबर 1, no evidence to establish that Muslims abandoned the mosque or ceased to perform namaz in spite of contestation over their possession of inner courtyard after 1858। यानी जो सबसे बड़ा झगड़ा चल रहा था, निर्मोही अखाड़ा ये कह रहा था यहाँ 1949 में कोई मूर्ति नहीं रखी गई, ये एक अबंडेंड मॉस्क है, यहाँ मुसलमान नमाज नहीं पढ़ रहे थे 22 दिसंबर 1949 तक, रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने। फिर कोर्ट ने लिख दिया कि 1934 में जो कम्युनल रॉयट हुआ जिसमें मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिपेयर कराया, उसके लिए एक मुसलमान कॉन्ट्रैक्टर को वो काम दिया क्योंकि ये एक मस्जिद थी। और ये भी मान लिया कि मस्जिद में नमाज जो है 34 के बाद भी जुमे के दिन फ्राइडे में होती रही। फिर ये भी माना कि जो साधुज और बैरागीज थे वो नमाजियों को परेशान करते थे, ऑब्स्ट्रक्ट करते थे। और ये भी मान लिया कि 22-23 दिसंबर से पहले के जो इवेंट्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि वहाँ एक बिल्डअप हो रहा था, लार्ज प्रेजेंस थी बैरागीज की आउटर कोर्ट यार्ड में। और जो एसपी ने लेटर लिखा था नायर डीएम को, जो बाद में जनसंघ पे एमपी बनेगा, उसको उसने इग्नोर किया और कोई हीट पे नहीं की। और फिर यह भी लिखा, दिस इग्नोरिंग दिस लेटर, दिस लेड टू द डिसिक्रेशन ऑफ मॉस्क एंड द आउस्टर ऑफ मुस्लिम्स अदरवाइज देन बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यानी मुसलमानों का उस मस्जिद से जो पोजेशन खत्म किया गया वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का नहीं था, वो गलत था, इलीगल था। और फिर यह भी मान लिया कोर्ट ने कि 1934 में जो मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया और 1949 में जो ये इलीगल तरीके से मूर्तियां अंदर रखी गईं, ये सब की सब वायलेशन थी रूल ऑफ लॉ की। आइए अब पूरी ये स्टोरी जो है इसको 1949 तक की सुन लेते हैं और समझ लेते हैं कि किस तरीके से एक मस्जिद जो थी वो एक राम टेम्पल में बन गई, बाद में उसमें ताले लगा दिए गए और वो ताले खुलने की स्टोरी मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। अब आप ये देखिए कि ये जो पूरी स्टोरी आज की है, ये स्टोरी है कि किस तरह एक मस्जिद को एक मंदिर में तब्दील किया जा रहा है। तो हिंदू महासभा जो है, जिसके ऊपर अभी बैन लगा हुआ था और कुछ दिन पहले ही बैन हटाया गया था, आपको मालूम है कि गांधी जी के असैसिनेशन के बाद बैन लग गया था आरएसएस और हिंदू महासभा पे। उन्होंने कहा कि साहब एक रामायण का पाठ होगा 24 नवंबर 1949 को राम चबूतरे पे, और पर्पज़ ये था इस पाठ का कि इस पाठ के ज़रिए जो हवन होगा, उस हवन की वजह से जो मूर्तियां हैं वो चबूतरे से सेंट्रल डोम के तरफ चली जाएंगी। ये पाठ हुआ, लेकिन वो मूर्तियां इत्तेफाक से नहीं गईं, और क्योंकि वो मिरेकल वाकई में हुआ नहीं, राम जी चबूतरे से अपने आप नहीं गए मस्जिद के अंदर, तो उसको एक प्लान किया गया और उस प्लान में मस्जिद के ताले तोड़े गए और रात के अंधेरे में लॉ को वायलेट करते हुए मूर्तियां मस्जिद में 22 दिसंबर 23 दिसंबर की रात में रखी गईं। अब ये एफआईआर है, अभिराम दास और उनके साथ जो लोग थे, ये एफआईआर फाइल हो रही है। एक पुलिस कांस्टेबल कर रहा है एसओ थाना अयोध्या फैजाबाद, और उसने कहा कि साहब अभय राम दास, राम शुक्ला दास और 50-60 लोग जो थे और कुछ अननोन लोग भी थे। ये माता प्रसाद है कांस्टेबल नंबर 7 जिसने ये एफआईआर दर्ज की और उसे रिकॉर्ड पे लाया। अब उसने ये भी लिखा कि साहब वो सुबह 9 बजे पहुंचा वहां पे, तो पता चला कि साहब कुछ लोग मस्जिद में घुस गए हैं, ताला तोड़ लिया है उन्होंने, और लाउड स्पीकर पे सिटी में ऐलान भी हो रहा है कि साहब एक मिरेकल हुआ है और लोग बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। और आरएसएस बाद में अपने माउथ पीस ऑर्गेनाइजर में भी इस लिखेगा कि साहब एक मिरेकल हुआ। तो ये जो किताब है अयोध्या द डार्क नाइट, इसमें धीरेन्द्र के झा जो को ऑथर हैं वो ज़रा डिटेल देते हैं कि ये इंदु शंकर झा जो अभिराम दास के
कज़िन हैं, उनकी एविडेंस वो रिकॉर्ड करते हैं कि साहब कई सीक्रेट मीटिंग्स हुई अभिराम दास और के नायर में। अब ये नायर जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, इनका आगे और जिक्र आने वाला है। और उन्होंने ये कहा कि साहब ये प्लानिंग पहले से चल रही थी। उनके दूसरे कज़िन जो हैं अवध किशोर, उन्होंने भी लिखा कि साहब हम जो हैं 5 बजे सुबह में जब पहुँचे तो हमने देखा कि बड़ी खामोशी है, लेकिन मस्जिद के अंदर से एक लैम्प से लाइट आ रही है। इसका मतलब ये देखिए कि उस दिन भी मस्जिद में या तो ईशा की नमाज हुई थी या फजर की नमाज हुई है, ये 5 बजे का जिक्र हो रहा है या होने वाली थी। और फिर जब मैं पास गया तो मैंने देखा कि अभिराम दास जो है वो ज़मीन पे बैठे हुए हैं और हाथ में रामलला की मूर्ति है, और उनके पास 3 साधु खड़े हुए हैं, और इंदु शंकर भी हैं वहाँ पे, और युगल बाबू भी हैं, और थोड़ी सी डिस्टेंस पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, के नायर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, जिसकी रिपोर्ट्स मैं अभी बाद में बताऊंगा, वो है। और इसने सुना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये कह रहा है अभिराम दास से, जो मेन एक्यूज्ड है, महाराज डोंट मूव फ्रॉम हियर, डोंट लीव रामलला अलोन, टेल एवरीबडी टू रेज द स्लोगन दैट रामलला इज हंग्री। ये वो रिकॉल कर रहा है। तो नैयर साहब बड़े कोऑपरेटिव हैं, उसने रिकॉर्ड किया। तो जो कुछ भी हुआ वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहां मौजूद था, उसकी मौजूदगी में हुआ। दूसरी चीज ये कि एफआईआर ने ये बात रिकॉर्ड नहीं की कि साहब वहां कोई रेसिस्टेंस नहीं हुई, वहां कुछ रेसिस्टेंस हुई। उसमें एक मोहम्मद इस्माइल साहब जो थे, उनको चोटें आई, वो भाग के गए, बाद में 1980 में उनकी डेथ हो गई, किसी मस्जिद में अजान देते थे। 10:30 पे नैयर ने एक रेडियो मैसेज भेजा चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी को कि कुछ हिंदूज जो हैं वो मस्जिद में घुस गए हैं और पुलिस का इंतज़ाम है और सब ठीक है यहाँ पे। अब मैं इसमें एक आध चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कह रही है कि भाई ये एक इलीगल एक्ट हो गया, मूर्तियाँ मस्जिद में आ गई, उनको अब तक क्यों नहीं हटाया जा रहा। और उसके जो जवाब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यही नायर दे रहा है वो बड़े इंटरेस्टिंग है। 26 दिसंबर 1949 को वो लेटर का रिस्पॉन्ड करता है और वो ये कहता है कि साहब कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी जिसमें ये मेंशन था कि कोई इस तरह का अटेम्प्ट होगा कि मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी जाएंगी। कुछ थोड़ा बहुत र्यूमर था कि साहब पूरनदेशी में कुछ होगा, लेकिन ये बात उसके अपने ही स्टेटमेंट से कंट्राडिक्ट कर रही है। इसलिए क्योंकि कुछ ना कुछ ज़रूर वो था जिसकी इंफॉर्मेशन मिल रही थी। और मैं आपको ये बताऊंगा कि एक विटनेस है जो खुद कह रहा है कि साहब सीआईडी के कुछ लोग मौजूद थे और वहाँ पे ये जिक्र हुआ कि ऐसा होगा। अब देखिए गांधी जी का असैसिनेशन भी अभी कुछ दिन पहले हुआ है। गांधी जी के असैसिनेशन से पहले भी कुछ र्यूमर्स, कुछ रिपोर्ट्स आ गई थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर एक्ट नहीं किया। तो ये अब एक पैटर्न बन जाएगा जिसे आप 92 में और ज़्यादा क्लियरली देखेंगे। तो ये अनीसुर रहमान है जिसने ये कहा कि साहब मास्टर फ्रॉम महाराजा हाई स्कूल ने ये बात कही थी कि हिंदूज को आइडल मॉस्क के अंदर रख देनी चाहिए और मुसलमानों को फ्राइडे की प्रेयर से रोकना चाहिए। फ्राइडे 23 दिसंबर को आने वाला है, उसी सुबह में। अब ये कहते हैं कि साहब इसने रिपोर्ट क्यों नहीं किया अनीसुर रहमान ने। अनीसुर रहमान ने यह कहा कि भाई सीआईडी अफसर वहां मौजूद थे, इसलिए मैं कैसे रिपोर्ट करता। अब नैयर साहब ने पूरा ये डिनाई कर दिया, लेकिन आप ये देखिए कि ये बात बिल्कुल क्लियर है कि वहां पे नैयर का जो रोल है वो बहुत ही प्रिजुडिस रोल है। और नैयर के जिस तरीके से लेटर्स हैं जिसमें वो मॉस्क को एक डिजर्टेड, ऑलमोस्ट अनयूज्ड कहता है, और वो चबूतरे पे जो प्रेयर हो रही है उसको किसी तरीके से और बढ़ावा देने की हर तरीके से कोशिश करता है। अब नैयर साहब ये भी लिखते हैं कि अगर आइडल को रिमूव किया गया तो इससे ना मैं एग्री करता हूं ना एसपी एग्री करते हैं, और दोनों ने स्टेट गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस थी उसको मानने से इनकार कर दिया। और यहां तक कहा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को यह काम करना है तो स्टेट गवर्नमेंट हमें ट्रांसफर कर दे। अब नैयर ने एक और लेटर लिखा चीफ सेक्रेटरी को 27 दिसंबर 1949 में। इस लेटर में टू बी फेयर टू नैयर उसने खुद एडमिट किया, और मैं कोट कर रहा हूं अब नैयर का स्टेटमेंट, द इंस्टॉलेशन ऑफ आइडल इन मॉस्क हैज सर्टेनली बीन एन इलीगल एक्ट।
नैयर ने अपनी इस लेटर में और आगे बढ़ के कहा, लेकिन अगर हम कोई अटेम्प्ट करेंगे टू रिमूव आइडल्स, इससे टेंशंस बढ़ जाएगा। और यहां उसकी एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कोट करता हूं, इट विल नॉट बी पॉसिबल टू प्रोटेक्ट लाइव्स ऑफ मुस्लिम्स इन ऑल प्लेसेस इफ द स्टॉर्म ब्रोक आउट। फिर बाद में वो और आगे कहता है कि भाई ऐसा हमें कोई आदमी नहीं मिला जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में मूर्तियों को हटाने के लिए राजी हो। और उसने कहा साहब यहां तो नारे लग रहे हैं कि नैयर अन्याय करना छोड़ दो, नैयर भगवान का फाटक खोल दो, और इससे सब इन्फ्लुएंस वो बिल्कुल क्लियरली लग रहा है। और मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि नैयर साहब जो है बाद में जनसंघ के टिकट पे जो है लोकसभा के मेंबर बनेंगे। तो नैयर की अप्रोच जो है वो बिल्कुल उसी तरह की है जैसी हमारे श्री श्री रविशंकर की थी, जो मीडिएटर थे। उन्होंने कहा कि अगर ये मस्जिद नहीं दी, मुसलमानों ने नहीं छोड़ी, तो इंडिया जो है वो सीरिया बन जाएगा। और मुझे अजीब ताज्जुब है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको मीडिएटर बनाया। मीडिएशन का मतलब है गिव एंड टेक, बट यहां कुछ गिव एंड टेक वाला नहीं होना था। अब नैयर का झूठ हाई कोर्ट में और खुला जब हाई कोर्ट में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कृपाल सिंह का एक लेटर मिलता है नैयर को 29 नवंबर 1949 का। और इस लेटर में ये जो डीवाईएसपी है ये कह रहा है कि साहब वहां पे तो बहुत बड़ा हवन कुंड बन गया है, कीर्तन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, और ऐसा करने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों की एंट्री डिफिकल्ट कर दी जाए और कुछ ऐसा काम कर दिया जाए कि मुसलमान खुद ही अबंडन कर दें। तो इसका मतलब भी ये है कि 29 नवंबर तक भी मुसलमान जा रहे थे और वहाँ नमाज पढ़ रहे थे, और इससे नैयर का पूरा क्लेम जो है वो बिल्कुल गलत साबित हुआ। अब 29 दिसंबर को 3 दिन के अंदर अंदर, एक हफ्ते के अंदर अंदर, मजिस्ट्रेट मार्कंडे सिंह ने प्रॉपर्टी अटैच कर ली और उसको में रिसीवर अपॉइंट कर दिया प्रियदत्त राम को, जो म्यूनिसिपल बोर्ड के वहाँ के कुछ इंचार्ज थे, और उन्होंने चार्ज ले लिया 5 जनवरी 1950 को। ये जो अटैचमेंट है ये सेक्शन 145 है सीआरपीसी का 1898 का, और यही लॉ आज भी है। इसमें पुलिस रिपोर्ट पे अगर ब्रीच ऑफ पीस की कोई प्रॉब्लम होती है तो मजिस्ट्रेट प्रॉपर्टी अटैच कर लेता है। लेकिन इसमें 2 प्रोविजंस बड़े इंपॉर्टेंट है इस लॉ में, जिसको इस मजिस्ट्रेट ने इग्नोर किया और बाद में सिविल जज इग्नोर करेगा और हाई कोर्ट भी नहीं देखेगी। तो प्रोवाइजो 2 जो है ऑफ सेक्शन 145 क्लॉज 4 वो कहता है, इफ इट अपीयर्स टू द मजिस्ट्रेट दैट एनी पार्टी हैज विद इन 2 months नेक्स्ट बिफोर द डेट ऑफ सच ऑर्डर बीन फोर्सिबली एंड wrongfully dispossessed, he may treat the party so dispossessed as if he had been in possession at such date. यहां कौन डिस्पोजेस्ड हुआ था? डिस्पोजेस्ड हुई थी मॉस्क के इंचार्ज वाले लोग, इसलिए ये 145 का भी सही इस्तेमाल नहीं हुआ। और साहब उसने फिर एक परपिचुअल इंजंक्शन की रिक्वेस्ट हुई गोपाल साहब से और उसको अप्रूव कर दिया गया, और ये एक एक्सपार्टी ऑर्डर हो गया। नोटिस नहीं इशू हुए, कुछ एफिडेविट्स पर रिलाई किया गया, जिन्होंने एफिडेविट दिए थे उनको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका नहीं दिया गया। और आप ये देखिए कि जब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिटन स्टेटमेंट फाइल कर रही है मुंसिफ सदर के सामने, तो स्टेट गवर्नमेंट के 2 पैराग्राफ में पढ़ना चाहता हूं। पैरा 12 में उन्होंने ये कहा कि साहब ये जो मस्जिद है, प्रॉपर्टी है, इसको बाबरी मस्जिद कहते हैं, और ये एक लंबे ज़माने से मस्जिद की तरह इस्तेमाल होती रही, और इसका पर्पज़ वर्शिप का था मुसलमानों का, और ये एज ए टेम्पल यूज़ नहीं होती थी एज ऑफ रामचंद्र जी। और पैरा 13 में स्टेट गवर्नमेंट ने कहा, ऑन द नाइट ऑफ 22 दिसंबर 1949 द आइडल्स ऑफ श्री रामचंद्र जी वर surreptitiously and wrongly put inside it. The government also said that suit of Gopal Singh is barred by limitation and he is not entitled to any relief. 3 मार्च 1951 को सिविल जज फैजाबाद ने इस इंटरिम इंजंक्शन को कंफर्म कर दिया, और उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि वहाँ पे जिस दिन ये सूट फाइल हुआ है उस दिन आइडल्स थी और हिंदूज वहाँ वर्शिप कर रहे हैं, इसलिए इसको चलने दिया जाए। और मुसलमान जो हैं उनको कोई ख़ास इनकन्वीनियंस नहीं हो रही है क्योंकि वो किसी और मस्जिद में नमाज़ पढ़ लें। अब ये अयोध्या है, इसके 4-5
किलोमीटर के अंदर सैकड़ों टेम्पल्स हैं। ये बात हिंदुओं के लिए क्यों नहीं कही जा सकती कि वो भी किसी और मंदिर में प्रेयर कर ले, या राम चबूतरा जहां वो प्रेयर कर रहे थे पहले वहां प्रेयर कर ले। फिर इसकी अपील हाई कोर्ट में जाती है। हाई कोर्ट उस ऑर्डर को कंफर्म कर देती है 26 अप्रैल 1955 को, और हाई कोर्ट इस बात को एक्सेप्ट करती है कि जो लोअर कोर्ट थी उसने बहुत गलत किया एक्स पार्टी डिसाइड करके, और लर्नेड जज ने लोअर कोर्ट के एरर किया, लेकिन हाई कोर्ट कहती है कि ये सब रिकॉर्ड वापस भेज दिया जाए और इस केस को डिसाइड किया जाए। तो इस तरह आपने देखा किस तरह एक मस्जिद मंदिर बना दी गई। आज हमने देख लिया किस तरीके से ये कन्वर्जन हुआ एक मस्जिद का एक राम टेम्पल में। आगे की स्टोरी कि किस तरीके से ये ताले खुलेंगे, फिर किस तरीके से मस्जिद का डिमोलिशन होगा, किस तरीके से एएसआई की रिपोर्ट आएगी, हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा, उसके लिए हमारे एपिसोड देखते रहिए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है हमारे वीडियो को वाइडली शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।